तो जीवन में शारीरिक और मानसिक दोनों शुद्धि संतुष्टि चाहिए। अगर आपका शरीर संतुष्ट नहीं है तो आपका मस्तिष्क, जिस मस्तिष्क आपके शरीर में रह रहा है, जो आप मानसिक मन आपका शरीर में है, वो भी प्रभावित होगा ही होगा। जब आप अपना आहार ठीक तरह से खाएंगे, वो ठीक तरह से पचेगा, वही आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा और वही आपके मानसिक संतुष्टि का कारण बनेगा। जैसे कि आजकल हर कोई कुछ भी पढ़ के मैसेज डाल देता है या कुछ भी बोल देता है कि ये लीजिए वो लीजिए, ये सिद्धांत गलत है। अल्टीमेटली ये आपकी बॉडी को भी खराब करेगा और आयुर्वेद साइंस को भी खराब करता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर अनुभव। डॉक्टर अनुभव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद मैम, आपके प्रोग्राम में आके मुझे भी खुशी हुई। मैं चाहूँगी कि मैं अपनी तरफ से जो बता सकती हूँ लोगों को, जो समझा सकती हूँ, पूरी कोशिश करूँ कि ये संदेश उन तक पहुँचे। डॉक्टर अनुभव, आज के जो हालात चल रहे हैं उसको आप आयुर्वेद में किस तरीके से बताएंगी? आयुर्वेद के शास्त्रों में इन हालातों को हम जनपदोध्वंस के नाम से जानते हैं। जनपदोध्वंस मतलब जब जल, वायु, देश, काल सब एक साथ प्रदूषित हो जाता है। ये एक से एक बढ़कर दूषित होते रहते हैं। इसके प्रभाव से जो मनुष्य की अपनी प्रकृति है, जो उसका खान पान है, क्योंकि जो वायु हम अंदर ले रहे हैं सांस के जरिए, वो सब प्रदूषित है। हमारा खाना पीना, तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से जो जीवाणु, कीटाणु जो बाहर हैं, वो ताकतवर होते जाते हैं और अल्टीमेटली हम सब लोगों को एक साथ बीमार करते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं जनपदोध्वंस। क्या इन हालातों से बचा जा सकता है? मतलब कि क्या बीमार होने से बचा जा सकता है आयुर्वेद के जरिए? जी हाँ, आयुर्वेद में एक आयु की साइंस है। इसमें आयु के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। आयु का मतलब ये नहीं कि जो जीवन आप जीते हैं, जीवन आपका खुशी से जीना होना चाहिए। ये नहीं कि आप बीमारियों में 100 साल जीते रहे तो उसका कोई जीवन जीने का मतलब नहीं। तो जीवन में शारीरिक और मानसिक दोनों शुद्धि संतुष्टि चाहिए। अगर आपका शरीर संतुष्ट नहीं है तो आपका मस्तिष्क, जिस मस्तिष्क आपके शरीर में रह रहा है, जो आप मानसिक मन आपका शरीर में है, वो भी प्रभावित होगा ही होगा। तो कोशिश करिए कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। अब शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा? आपके आहार से। जब आप अपना आहार ठीक तरह से खाएंगे, वो ठीक तरह से पचेगा, वही आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा और वही आपके मानसिक संतुष्टि का कारण बनेगा। अब आप आहार को आयुर्वेद में मानिए, उसको भेषज बोला गया है, उसको एक तरह की औषध बोला गया है। तो सबसे पहले अगर आप आहार को इतना अच्छे से लेते हैं, वो आपकी अग्नि को संदुषित रखता है, पूरा प्रॉपर रखता है, आपकी डाइजेशन अच्छे से चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको औषध की ज़रूरत पड़ती है। और सपोज़ आपको औषध की ज़रूरत पड़ती भी है तो वो हम आपको ऐसे ही नहीं दे देते। आयुर्वेद में औषध देने का सिद्धांत है त्रिदोष। आपकी बॉडी में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। जब तक ये समावस्था में है, आप स्वस्थ हैं। सपोज कि आपको कोई भी डिस्टर्बेंस हो गया तो उसके लिए आपकी प्रकृति की जांच करके फिर आपको दवाई दी जाएगी। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध आप कुछ भी खा रहे हैं और डॉक्टर आपको कुछ भी दे रहा है। आयुर्वेद के अंदर जो उपाय बताए जाते हैं, जो औषधियाँ दी जाती हैं, क्या वो सबके लिए कारगर सिद्ध होती हैं? वैसे तो आयुर्वेद में जो बताई गई औषधियाँ हैं वो सबके लिए कारगर हैं, परंतु जैसे कि आजकल हर कोई कुछ भी पढ़ के मैसेज डाल देता है या कुछ भी बोल देता है कि ये लीजिए वो लीजिए, ये सिद्धांत गलत है। अल्टीमेटली ये आपकी बॉडी को भी खराब करेगा और आयुर्वेद साइंस को भी खराब करता है। क्योंकि जब मैंने पहले ही बोला कि आपके दोष की समावस्था देखनी है। अब कोई वातिक प्रकृति का मनुष्य है और वो वातज भोजन ही खाया जाएगा तो उसका तो वो वातिक दोष बढ़ता जाएगा, तो उसको अल्टीमेटली वातज रोग होंगे। तो हमें उसकी समावस्था बनाए रखने के लिए ये देखना पड़ता है कि हम किस इंसान को क्या दे सकते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि प्रकृति पे, ये काल पे भी डिपेंड करता है, ये आपकी आयु पे डिपेंड करता है, आपको डोज डिपेंड करती है। अगर बच्चे को देनी है तो कम मात्रा में दिया जाए तो अच्छा है। जो आप एक एडल्ट को दे सकते हैं वो आप एक बच्चे को नहीं दे सकते, और सेम गोज विद आप एक बुजुर्ग को वो मात्रा नहीं दे सकते।
ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अब आजकल मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि दूध में हल्दी उबाल कर दीजिए, बट आप ये तो देखिए कि हल्दी का अपना स्वभाव, अपना गुण क्या है, उसका अपना रस गुण वीर्य विपाक क्या है, ये हम देखते नहीं। फिर हम बोलते हैं कि हमें हल्दी खाने की वजह से कठिनाइयाँ आई। जैसे कुछ लोगों को हल्दी खाने से पेट में जलन शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी हो सकता है उनकी प्रकृति पित्तज हो, या उनको हो सकता है कि उन्होंने गर्मी में हल्दी खाई हो, क्योंकि वो हो सकता है कि वो गर्म है हल्दी, तो वो उनको खराब कर रही है। तो ये है कि आयुर्वेद में इलाज है, बट इलाज के लिए एक पूरा प्रोसेस है जिसको हम एनालाइज करते हैं। अभी आपने कहा कि इलाज का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको कि आप एनालाइज करते हैं, लेकिन कई लोग जो होते हैं वो ऐसे ही कुछ भी खा लेते हैं। तो कैसे पता चलता है कि क्या चीज़ लेना आपके लिए सही है और क्या चीज़ गलत है, या क्या चीज़ लेनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए? इसके लिए मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप आयुर्वेद में कुछ भी लेना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि आप एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की पूरी सलाह लीजिए, क्योंकि चिकित्सक आपको एक तरह पूरी तरह से जांच करेगा। वो आपके स्वभाव के, आपके खान पान से शुरू होगा, आपके रहन सहन से शुरू होगा, आपके आसपास के माहौल से देखेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। सपोज कि आपके पास सब कुछ है फिर भी आप सुख नहीं फील कर रहे, फिर भी आप अपने आप मानसिक संतुष्टि नहीं फील कर रहे, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर परेशान है, और वो मानसिक प्रक्रिया आपके शरीर को परेशान कर रही होगी। वो चीज़ हमें ढूंढनी पड़ती है, और वो प्रश्न के हिसाब से ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर हमें क्वेश्चन पूछेगा, वो हमारे शरीर की बाहरी परीक्षा करेगा, वो हमारे शब्द सुनेगा, क्योंकि हम अगर मानसिक तौर पर परेशान हैं तो हमारा बोलने का एक तरीका मंद स्वर हो जाएगा, हम उतने कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको फ़ोन पे सजेस्ट कर दूँ कि आप ये ले लीजिए, आप वो ले लीजिए, वो एक टेम्परेरी रिलीफ होगा कि मैं सोचूं कि हाँ चलो मेरे पेशेंट को थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार खुद से फिजिशियन से मिलें, क्योंकि वो आपको परखेगा, वो आपको जांचेगा, वो आपको समझाएगा, कुछ चीज़ें अपनी बताएगा, कुछ आपसे पूछेगा। तो एक ये गिव एंड टेक कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आप ऐसे ही कुछ भी मत लीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह पर ही आपको आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि औषधि चाहे कोई सी भी हो, उसी के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आप अगर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने आप कोई भी औषधि नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो एलोपैथिक की हो, चाहे आयुर्वेदिक की हो, चाहे होम्योपैथिक की हो, कोई सी भी हो, नहीं लेनी चाहिए। आजकल इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डिमांड में है कि मतलब इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इम्यूनिटी आजकल जैसे बोलिए कि एक हैप वर्ड है, मतलब हर कोई इम्यूनिटी के बारे में ही बात करना चाहता है। हम ये चाहते हैं कि हम बीमार ही ना पड़ें। तो ये सबसे पहली प्रक्रिया है हमारे स्वस्थ रहने की, क्योंकि जब हम अपने बारे में सोचेंगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर आपके पास टाइम है, आप बहुत बिजी चल रहे हो, तो आप शुरुआत करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपनी जीवन शैली को बदलने की कोशिश करें। जैसे कि आप सुबह उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, चलो कोई नहीं जल्दी उठ सकता, पर जब भी आप उठें कोशिश करें थोड़ी सी मेडिटेशन करने की। इससे ये हो जाएगा कि आपकी जो मानसिक ऊर्जा है वो केंद्रित हो जाएगी, वो आपको कार्य करने की क्षमता बढ़ाएगी। फिर आप अपना खान पान पे ध्यान दीजिए। मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग आजकल पानी पीने में गुरेज करते हैं। लोगों को लगता है कि पानी ठीक है, पिया पिया, नहीं पिया नहीं पिया। तो पानी को भी एक औषध की तरह लेना है। आपको मिनिमम जो क्वांटिटी है आपकी वो ज़रूर लेनी है, ठीक है। और पानी लेने का क्या होता है कि अगर हम बोल देते हैं कि पानी लीजिए, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ पानी की, मैं बाकी चीज़ें भी बताऊंगी कि आप किस किस से बढ़ा सकते हैं अपनी इम्यूनिटी, बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ। आपको बोलता जाता है कि 4 गिलास पानी पीना है, तो आप क्या करते हैं, आप पानी को गटक जाते हैं कि मैंने 1 गिलास पी लिया, ये एक काम की तरह हो गया। कोशिश कीजिए कि जब आप पानी पीते हैं तो आप एटलीस्ट उसके 3 घूंट बनाएं, सो दैट कि आप 5 मिनट पानी पीने को लगाएं, आपके शरीर को भी लगे कि कुछ पानी कुछ अंदर गया है। वो एक तरह से होता है कि आपके शरीर को एक सिग्नल मिलता है। दूसरा ये हो गया कि आपने अगर अपने आहार में अच्छे पौष्टिक तत्व ऐड कर लिए, आप कोशिश कीजिए कि आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, घी ज़रूर ऐड कीजिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पतले होने के चक्कर में, या हम सोचते हैं कि घी खाएंगे तो मोटे होंगे या कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपको मिनिमम चाहिए, मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 चम्मच घी की बात कर रही हूँ, वो ज़रूर होना चाहिए। तीसरा ये हो गया कि अगर आप औषध की तरह लेना चाहें, जैसे अब आंवला है,
आंवला अगर आप किसी भी फॉर्म में लें तो वो आपको रसायन का काम करेगा, बहुत अच्छा। शहद के साथ लें तो वो और भी अच्छा है। आंवला का जूस ले सकते हैं, आंवला कैंडीज आती हैं वो ले सकते हैं, ड्राइड आंवला अगर आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। अब शहद हो गया, शहद के साथ आप लेहन कर्म कर सकते हैं। लेहन कर्म आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि जो आपको दवाई धीरे धीरे अंदर पहुंचाता है, जिससे दवाई आपकी बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, उसको टाइम मिलता है एब्जॉर्ब होने का, तो वो ज़्यादा असर करती है। लेहन कर्म हो गया। फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अदरक ले लीजिए, आपकी हर किसी के किचन में होता है, अदरक के साथ शहद ले सकते हैं। अगर आपको जैसे खांसी बहुत ज़्यादा चल रही है, रुक नहीं रही है, तो आप अखरोट को भून के शहद के साथ ले सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा उपाय है। अगर मैं दवाइयों का नाम बोलूँगी तो एक मामूली सी है, तालीसादी चूर्ण आता है, उसको आप शहद के साथ ले सकते हैं अगर आपको खुश्क खांसी हो रही है। इससे ये हो जाएगा कि आपको एकदम से जो भागम दौड़ पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। आप इसको बच्चे को भी दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ज़रा सी खांसी होती है तो हम घबरा जाते हैं। इन्हीं चीज़ों को हम धीरे धीरे ये देख सकते हैं कि जब हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे। अब जैसे हम फ्रूट्स लेते हैं, हम क्या प्रेफर करते हैं, हम जूस ले लेते हैं, बट फ्रूट को भगवान ने गूदे के साथ बनाया है। गूदे का ये होता है कि वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में शुगर रिलीज करता है, एकदम से आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ाता है। तो वो एक तरह से आपका बॉडी शुगर लेवल मेंटेन करता है, जो कि आपके ब्रेन तक पहुंचता है और एक अच्छा बैलेंस बनाए रखता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने आहार विहार में ऐड कर सकते हैं, जिससे हम सदैव स्वस्थ बने रह सकते हैं। डॉक्टर अनुभव, आजकल व्हाट्सएप पर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे मैसेज आते होते हैं, तो क्या ये मैसेजेस सही होते हैं सभी? क्या ये मैसेजेस कारगर सिद्ध होते हैं? जैसे अभी देखिए मैंने आपको कुछ उपाय बताए, ठीक है, बट अगर मैं कहूँ कि अखरोट भून के हर कोई बंदा खाए और उसको हर किसी को ये सूट कर जाए, तो ये बात गलत है। क्योंकि पहले तो बात ये है कि आपको मात्रा का पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप मात्रा का पता कर भी लेते हैं तो आपको, सपोज मैं काढ़े का एग्जांपल लेती हूँ, आजकल काफ़ी जने काढ़े बना के पी रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको काढ़े का कंटेंट नहीं पता, आप कुछ भी जो काढ़ा मिल रहा है वो बना के पी रहे हैं। सेकंड, आपको ये नहीं पता कि वो किस डोज में देना है। थर्ड, ये नहीं कि कितनी बार देना है, ठीक है, और किस किस को दे सकते हैं। बीमार को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, बुजुर्ग को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, बच्चे को देना है, चलो आप तो पी लेंगे, बच्चा कड़वा काढ़ा नहीं पी सकता। तो ये चीज़ें होती हैं कि ये हिट एंड ट्रायल वाला चीज़ हो जाता है कि मैंने कर लिया, मैं इसी चीज़ को किसी और को भी बता देता हूँ। ये चीज़ मैं मानती नहीं। आप व्हाट्सएप को फॉलो कर सकते हैं, बट अगर आप सारा फॉलो करेंगे तो फिर तो ये हो जाएगा कि आप सारा दिन सिर्फ दवाइयाँ ही खाते रह जाएंगे, कुछ कुछ बनाते रह जाएंगे। आप सोचिए समझिए, आपको अच्छा लग रहा है, जिस पैथी का आया है, मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ आयुर्वेद का, होम्योपैथी का या एलोपैथी का, कुछ भी आपको बताया जा रहा है, आप उस मैसेज को ले जाके या उस मैसेज को फॉरवर्ड करके डॉक्टर से पूछिए कि डॉक्टर क्या ये मैसेज सही है, क्या मैं ये ले सकता हूँ, अगर मैं ले सकता हूँ तो कितने दिन के लिए ले सकता हूँ, कितनी बार लूँ। तो अंधाधुंध फॉलो करना मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें सही मानी जाएंगी मेरी तरफ से। बाकी समझदारी सबकी अपनी है, सबकी सेहत अपनी है, और मुझे लगता है कि सब समझदार हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो मैसेज आप अपने डॉक्टर को फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कई बार व्हाट्सएप पर ये लिखा आता है कि इतने ग्राम ये चीज़ लेनी है, उतने ग्राम वो चीज़ लेनी है, दिन में 2 बार लें, 3 बार लें, उसमें सारी चीज़ लिखी होती है मैसेज में। मगर फिर भी आप अपने डॉक्टर को फॉरवर्ड करके आप अपनी प्रकृति के अनुसार वो ले सकते हैं, काढ़ा ले सकते हैं या कोई भी दवाई ले सकते हैं, क्योंकि आपका डॉक्टर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है। डॉक्टर अनुभव, ये तो बात हुई व्हाट्सएप मैसेजेस की, लेकिन जो अभी आपने हमें उपाय बताए अखरोट भून के लेने की, वो कौन कौन ले सकता है, कितनी बार ले सकता है और कितनी मात्रा में लेना चाहिए? अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अखरोट भून के शहद के साथ लेने का, ये एक जैसे बोलते हैं ना कि इमरजेंसी उपाय है। आपको शुष्क खांसी, मतलब सूखी खांसी हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, तो इसमें क्या होता है कि हल्का सा आप अखरोट को घी में भूनते हैं। तो मैं मानूंगी कि अगर आपकी पित्तज प्रकृति है, ये आपको वही बात है कि आपको खुद से जज करना होता है कि आपको अगर खाना बहुत अच्छे से पच रहा है तो आपकी अग्नि सम चल रही है, आप ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आप इसको एक अखरोट भून के
थोड़े से शहद के साथ, मतलब 1 चम्मच शहद के साथ ले सकते हैं। अगर यही चीज़ अपने बच्चे को देनी है तो आप 1/4 अखरोट कीजिए और 1/4 शहद दीजिए। बट अब इसको लेने का ये है कि आप अखरोट को अच्छे से पीस लीजिए और फिर उसको अच्छे से शहद में मिलाइए। ये ना हो कि शहद कहीं है, अखरोट कहीं है, तो इसको हम लेहन करम बोलते हैं। हम उसको उंगली से अच्छी तरह मिलाते हैं ताकि शहद के गुण अखरोट में और अखरोट के गुण शहद में हो। सेम गोज विद अगर आपको कोई चूरन लेना है शहद के साथ, ठीक है, तो वही उसको अच्छे से मिलाना है। अब जैसे कई चूरन है वो तो शहद के साथ ले लीजिएगा, बट कहीं हैं जो आपको घी के साथ लेने हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि सब लोग अप्लाई कीजिए, बट मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे हिंगवष्टक चूर्ण है, वो हम प्रेफर करते हैं कि हम उसको घी के साथ दें, ठीक है ना, क्योंकि हींग का शुष्कता जो है वो घी ही कर सकता है खत्म। तो हर चीज को लेने का एक अनुपान होता है, आयुर्वेद में इसे अनुपान बोलते हैं। अब यही बात है कि लोग हिंगवष्टक को गर्म पानी के साथ लिए जा रहे हैं, ठीक है, कईयों को उससे कब्ज हो जाती है, कईयों को उसको ज्यादा भूख लगती है और कईयों को उससे लूज मोशंस लग जाती हैं। तो ये हो गया क्योंकि आपकी प्रकृति, आपकी शरीर अलग अलग तरह से उस चीज को रिएक्ट करेगा। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप सही अनुपान, तो वो सही अनुपान आपको कौन बताएगा, वो आपका डॉक्टर ही बता सकता है। और सही अनुपान आयुर्वेद में एक ऐसी, जैसे बोलते हैं कि संजीवनी बूटी है, कि जिस डॉक्टर को अनुपान अच्छे से आता है वो अपने पेशेंट को सिर्फ एक दवाई से अच्छे से ठीक कर सकता है। आपको बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ते। आप जस्ट इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको भी ध्यान रखना है और डॉक्टर को भी। आप थोड़ा सा डॉक्टर पे विश्वास कीजिए और थोड़ा सा डॉक्टर को आप पे विश्वास करने दीजिए ताकि जो डॉक्टर बोल रहा है वो आप समझे, ठीक है, और जो आप कहना चाहते हैं वो डॉक्टर समझे। तो ये एक मैं वही बोल रही हूँ कि ये 2 वे कम्युनिकेशन है, ये दोनों को समझनी पड़ेगी। डॉक्टर अनुभव, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने बताया कि व्हाट्सएप पे आने वाला हर मैसेज ब्लाइंडली फॉलो ना करें, अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? यह कोई भ्रम नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।